इन सबसे बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान मेरे साथ हैं। मैं आपका परिचय कराता हूँ। अशोक कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप मेरे साथ पहले भी आप उनको डिबेट में सुन चुके होंगे। सैयद कासिम जी भी कई बार हम लोगों से मुखातिब होते रहते हैं, अलग अलग टीवी चैनल में बात करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अमित मिश्रा जी बहुत बढ़िया टिप्पणी करते हैं, राजनीति के बहुत बढ़िया पैरोकारी करते हैं। राशि जहीर मेरे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बहुत निगाह रखते हैं। और सुशील द्विवेदी लखनऊ से सीनियर जर्नलिस्ट है, कई अखबारों के संपादक रहे हैं, हमारे साथ हैं। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले छोटा सा वीडियो देखते हैं। कि रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव तो रामपुर लोकसभा चुनाव में सपा की ओर से आसिम रजा को उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। आजमगढ़ सीट अखिलेश यादव और रामपुर सीट आजम खां के लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। दोनों नेताओं ने यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। सपा ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट देने का फैसला किया है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से खबरें थीं कि आजम खां अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने आजम खां से मुलाकात भी की है। इसके बाद से चर्चा थी कि रामपुर से आजम खां के करीबी आसिम रजा को टिकट देकर अखिलेश यादव नाराजगी दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहीं आजमगढ़ में लंबे समय से डिंपल यादव की चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है। यानी कि अब आजमगढ़ में बीजेपी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, बसपा से गुड्डू जमाली और सपा से धर्मेंद्र यादव के बीच चुनाव हो सकता है। तो वहीं रामपुर में बीजेपी से घनश्याम लोधी और सपा से आसिम रजा के बीच चुनाव हो। राजनीतिक तस्वीर अशोक जी, अखिलेश यादव ने कुछ हद तक मैनेज किया है। आजम खां मान गए हैं, आजमगढ़ से अपने भाई को उतार दिया है। वो भाई जो समाजवादी पार्टी का लोकप्रिय चेहरा है, मैंने उनकी राजनीति को बहुत करीब से देखा है। भारतीय जनता पार्टी भी उनकी राजनीति का लोहा मानती थी। बदायूं जनपद में आजमगढ़ और रामपुर, क्या लग रहा है आपको, क्या नतीजा आने वाले हैं? देखिए संजय जी, जो ये उपचुनाव है, ये उपचुनाव खरा उतरने की चिंता का है। ये उपचुनाव अस्तित्व बचाने की चिंता का है। ये उपचुनाव नया जोश और उम्मीदें भरने का जो चुनाव है, उपचुनाव है। और ये खास तौर पर बीजेपी के लिए उतनी चिंता की बात नहीं है जितनी अखिलेश यादव के लिए चिंता की बात है, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर दोनों गढ़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के। अब हम पहले बात करें रामपुर की। रामपुर में आजम खान का दबदबा रहा है और तमाम सारे पिछले कई सालों से, ये जब से आजम खान जेल गए हैं उसके बाद से तमाम सारे सवाल उठने लगे थे कि आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं, आजम खान के लिए अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। और ये तमाम सारी बातें उन लोगों की तरफ से ज्यादा उठाई जा रही थी जो समाजवादी पार्टी को अपने प्रतिद्वंदी पार्टी के तौर पर देखते हैं। आज अखिलेश यादव ने खुद आजम खान के मुंह से कैंडिडेट की घोषणा कराकर उन सारे सवालों पर विराम लगा दिया है। हालांकि अखिलेश यादव जरूर आश्वस्त होंगे दोनों सीटों पर कि हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वो किसी भी तरीके का ढुलमुल रवैया नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी यहां पर अगर हारती है तो यहां पे खबर बनती है, अगर जीतती है तो उतनी बड़ी खबर नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी यहां पे अपना एक्सपेरिमेंट करेगी, क्योंकि उसके पास खोने के लिए यहां पर कुछ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के पास यहां पर खोने के लिए बहुत कुछ है। तो आजम खान के रूप में अखिलेश यादव ने आज ये दिखा दिया कि आजम खान की जो वैल्यू पार्टी में कल थी वही आज भी है। ये उनको एक मैसेज देना था और उन्होंने इस उपचुनाव के सहारे घोषणा करवाकर उन्होंने दे दिया है। दूसरी बात जो अभी आप कह रहे थे धर्मेंद्र यादव के लिए, धर्मेंद्र यादव के रूप में वाकई वो मुलायम सिंह यादव जैसे वो प्रखर वक्ता हैं, बहुत अपनी बेबाक तरीके से बात वो रखते हैं। जब पहले भी बदायूं से वो सांसद रहे हैं तो सदन में जिस तरीके से वो अपनी बातें रखते थे वो सबने देखा है। तो ये डिसीजन अकेले अखिलेश यादव का नहीं है, पार्टी के अंदर से तमाम सारी ये आवाजें उठती रही हैं कि धर्मेंद्र यादव को इसमें मौका दिया जाए और धर्मेंद्र यादव के रूप में वो दिल्ली में एक प्रखर वक्ता अपना अखिलेश यादव रखना चाह रहे हैं। राज्यसभा में पहले भी कपिल सिब्बल के रूप में उन्होंने रख दिया है। तो यूपी खुद अखिलेश यादव कमान संभाल लिए हैं, मोर्चा संभाल लिए, यहाँ पर वो खुद घेरेंगे और दिल्ली कपिल सिब्बल और धर्मेंद्र यादव जैसे चेहरों के बलबूते पर वहां पर वो घेरेंगे। तो ये
जो कुछ भी होगा इन दोनों का अगर जो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो एक नया जोश समाजवादी पार्टी में देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी को भले ही उम्मीदों के मुताबिक 2022 में रिजल्ट ना मिला हो, लेकिन उनके जो वोट परसेंटेज है वो काफी बढ़ा है। 2019 में मायावती के साथ वो चुनाव लड़े थे। अब मायावती का जो कद है वो 2022 में दिख गया है कि अब जो लड़ाई होने वाली है आगे वो 1 to 1 होगी, अखिलेश यादव बनाम बीजेपी ही होगी। तो अखिलेश यादव को ऐसे में भले ही 2022 में निराशा मिली हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वो डैमेज करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो वो यहाँ पर तो वो दिखाना चाह रहे हैं अपने अस्तित्व को बचा के, वो बहुत कुछ यहाँ पे दिखाएंगे और जताएंगे भी, लेकिन ये लड़ाई शुरू हो जाएगी यहीं से 2024 के लिए, और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का भी काम करेंगे। तो इस बार जो होगा भारतीय जनता पार्टी को भी काफी पसीने आने छुड़ा देंगे अखिलेश यादव। मेरी नजर में ऐसी तकरीबन 1.5 दर्जन ऐसे जिले हैं, रामपुर, आजमगढ़, रायबरेली, कैराना, अंबेडकर नगर, बदायूं, बांदा, बलिया, बस्ती, भदोही, मुजफ्फरनगर, जहां पे अच्छा आंकड़ा समाजवादी पार्टी के पास इकट्ठा हो गया है। तो ऐसे में लग रहा है कि इस बार तो अखिलेश यादव लोकसभा में काफी डैमेज करने की कोशिश करेंगे। अब तो वॉक ओवर भी मिल गया है कांग्रेस की तरफ से, थोड़ा बहुत अगर काटना भी चाहे तो वहां पे भी इनको बहुत अच्छा माइलेज मिलेगा। तो संजय जी, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव तो आश्वस्त तो होंगे ही कि दोनों सीटें वो जीत जाएंगे। और यहाँ पर बीजेपी ने तो फिर से जो विधि का लेख मिटाने वाले निरहुआ जी हैं उनके ऊपर फिर से भरोसा कर लिया है बीजेपी ने। वो अलग बात है कि इस बार विधि का लेख वो मिटा पाएंगे कि नहीं मिटा पाएंगे, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल भरोसा तो बीजेपी ने उन्हीं के ऊपर किया है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। राशि जी, पिछले दिनों काफी बातें की गई कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज है, समाजवादी पार्टी बात नहीं कर रही मुसलमानों की, लेकिन इन द सेंस मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 1.5 सालों से जो किया उसके बाद मुझे उम्मीद तो नहीं लगती है कि मुसलमान एक बार फिर बसपा का साथ देगा। विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह मायावती ने एक बड़ी संख्या में मुसलमान प्रत्याशी खड़े किए, उससे पहले बयान आया कि हम किसी भी कीमत पर सभा को रोकेंगे, चाहे भले ही हमें बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ जाए। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और मायावती की जो गठजोड़ थे वो लगभग सामने आ गए। आजमगढ़ में उन्होंने फिर वही खेल किया है, बीजेपी की राह आसान करने के लिए एक मुस्लिम प्रत्याशी को, गुड्डू जमाली को उतारा है। गुड्डू जमाली भले लोकप्रिय हो, भले उन्होंने काम किया हो, लगातार लोगों के बीच रहते हो, लेकिन मुसलमानों को क्या मैसेज जाएगा कि ये बीजेपी की बी टीम की तरह मायावती काम कर रही हैं? आजमगढ़ से अगर सब्बा हारती है तो बीजेपी को मजबूत मिलेगी, क्या कुछ ऐसे संकेत जाएंगे? और रामपुर में आजम खान मैनेज हो गए, आजम खान की नाराजगी कम हो गई, तो मुस्लिमों का क्या रुख रहेगा इस लोकसभा चुनाव में, 2 उपचुनावों में? संजय भाई, इसमें ऐसा है कि 2022 के जो चुनाव हुए हैं इसके रिजल्ट से मुस्लिम समाज में एक मैसेज ये चला गया है कि वो ये सोचते हैं कि हमारी वोटों से कुछ होता नहीं। इतना मजबूत वोट आज़ादी के बाद से इतना एक धड़े से जाना एक तरफ, तो ये वाकई मुसलमानों ने करके दिखाया था। मुसलमान कैंडिडेट होने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन अब उनके दिमाग में ये बात आ गई कि हमारे वोट से कुछ बनता नहीं। ये मैं आपको सिर्फ लोगों की बात कर रहा हूँ, राजनीति क्या मुसलमान जीता है या यादव जीता है, उसके अलावा एक बार संतोष सिंह जीते थे, सुशील भाई के दोस्त थे 1984 में। उसके अलावा आजमगढ़ में जब भी जीता या यादव जीता या मुसलमान जीता। अशोक जी, एक बहुत मजेदार बात हुई, अभी 2 दिन पहले योगी जी का जन्मदिन था। सुबह सबसे पहले जो बधाई दी वो मायावती ने दी, और ये बात बड़ा ये बात सोशल मीडिया पे ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया कि योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देने में अमित शाह जी, मोदी जी, पार्टी के बाकी सारे नेता बहुत बाद में याद आए, लेकिन योगी जी को सबसे पहले बधाई मायावती जी ने दी और लोग ट्रोल करने लगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा सतीश मिश्रा मिलने भी गए थे, और उनके इकलौते विधायक उमाशंकर जी, और जो उनके विधायक है उमाशंकर, वो मायावती से ज्यादा योगी के करीब में, ये सब जानते हैं, क्योंकि उनका धंधा, उनका ठेके इस सरकार में बदस्तूर जारी रखते हैं। सैकड़ों करोड़ का ठेका उनको मिलता है, गोरखपुर में भी सैकड़ों करोड़ का ठेका मिलता है। तो नाम भली बसपा का होगा, उमाशंकर जी का व्यवहार बहुत अच्छा है, हर से रिश्ते अच्छे हैं। तो मैं तो कहूँगा वो बीजेपी के विधायक एक तरह से डायरेक्ट वे में, क्योंकि योगी जी भी उनको बहुत प्यार करते हैं। तो योगी जी सतीश मिश्रा जाके मिलते हैं योगी आदित्यनाथ, उनके संजय मान के प्रस्ताव पर 3 से 5 करोड़ कर दिया, रमाशंकर जी के प्रस्ताव पर योगी जी ने।
माशंकर जी बहुत दुला रहे हैं। तो अशोक जी, जन्मदिन भी अगर योगी जी का होगा तो सबसे पहले बधाई मायावती देंगी, और जैसे राशि जी ने कहा कि मायावती के अटैक जो होंगे वो सपा पे कम, भाजपा पे कम होंगे, सपा पे ज्यादा होंगे, तो ये बात मुसलमान भी जानते होंगे। जो बात हम और आप कर रहे हैं, हम और आप चर्चा कर रहे हैं, मुस्लिमों को समझ में नहीं आ रही होगी बात क्या खेल कर रही है मायावती। नहीं नहीं, ये सिर्फ बात मुसलमानों को नहीं बल्कि जिसको बेस वोटर कहा गया मायावती का, दलितों को भी ये बात समझ में आई और वो खुद मायावती से दूर हो गए। तो अब जो मायावती की जो नरमी है बीजेपी के प्रति, उसको सिर्फ आप राजनीति से मत जोड़िए, आप उसको योगी के बुलडोजर से भी जोड़िए ना। इस बात से हम नकार नहीं सकते कि जो मायावती की जो नरमी है इससे भी आप जोड़िए, कि जो डर है उस डर से भी जोड़िए। आजमगढ़ की बात पे मैं बात कहना चाहूंगा संजय जी, आजमगढ़ में निरहुआ लगातार डटे रहे। सवाल उठता है कि बीजेपी के पास लोगों की कमी नहीं है और बड़े बड़े खिलाड़ी धुरंधर हैं राजनीति में, लेकिन निरहुआ जिनके पास बहुत अच्छा अनुभव नहीं है राजनीति का और वही उनके पास चेहरा है। रामपुर से उन्होंने जयप्रदा को हटाया, लेकिन आजमगढ़ में उन्होंने निरहुआ पे एक बार फिर से भरोसा जताया। नारा बदल गया है निरहुआ का। निरहुआ अब कहने लगे हैं कि आजमगढ़ से प्यार कबो न घटल रहे, अखिलेश यादव फरार और निरहुआ डटल रहे। तो इस बात को भी भुनाने की कोशिश हो रही है कि अखिलेश यादव ने एक क्या कहते हैं कि ऐसा सौतेला व्यवहार किया है आजमगढ़ के साथ कि उनका प्यार कम है, इसीलिए उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया आजमगढ़ को। तो इस बात को भी भुनाने की कोशिश हो रही है। तो एक तरफ अगर इस बात को भी कहा जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पे अखिलेश यादव को हराना चाह रही है, तो कोई बड़ा माहिर खिलाड़ी वहां पे उन्होंने क्यों नहीं उतारा, ये भी एक सवाल दिखता है। दूसरा, धर्मेंद्र यादव के विषय में जहां तक बात है, धर्मेंद्र यादव के चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव दिल्ली में वही कुछ करना चाह रहे हैं जो वो खुद यहाँ पे विधानसभा में बैठकर वो कर रहे हैं। तो वहां पे एक परिवार को भी साधने की कवायद थी अखिलेश यादव के ऊपर, ये भी एक प्रेशर था। राम गोपाल यादव को वो राज्यसभा भेज नहीं पाए, डिंपल यादव भी बाहर बैठी हुई हैं, धर्मेंद्र यादव भी बाहर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में लगा कि नहीं, धर्मेंद्र यादव के चेहरे पर उनको दांव खेलना चाहिए यहाँ पर। तो वो बलि का बकरा बनाने के लिए धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ में नहीं लाए हैं, मेरे हिसाब से उनको जिताने के लिए लाए हैं। और मुझे लगता है कि वो आश्वस्त होंगे कि यहाँ पर वो जीतेंगे। जी, लग रहा है आपको अशोक जी जो कह रहे हैं उन बातों में दम है?